गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेट पार्ट 2 में हम पाठ 1 संभावना ये पूरा सीख चुके हैं और आज उससे ही संबंधित हम पाठ 2 असतत संभावना वितरण, जो थोड़ा बहुत उससे ही जुड़ा हुआ है, वो पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें भी थियरी बहुत महत्वपूर्ण होगी, जिस तरह से पाठ 1 में था। तो पाठ 2 असतत संभावना वितरण, ये बोर्ड के एग्जाम में आपके 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अभी तक जो फॉर्मेट है उस हिसाब से लगभग, फॉर्मेट चेंज भी होगा तो भी मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स वो लगभग उतना ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव लगभग नहीं होगा। फॉर्मेट के हिसाब से वो कितने कितने मार्क्स का होगा, तो सेक्शन ए बी में 1-1 मार्क्स का, सेक्शन सी में 2 सवाल होंगे 2-2 मार्क्स के, और सेक्शन ई में 1 सवाल होगा 4 मार्क्स का। ये उसका फॉर्मेट है। आज जो हमें सीखना है थियरी के टॉपिक, उसमें सबसे पहले यादृच्छिक चल के बारे में हम सीखेंगे कि यादृच्छिक चल किसे कहते हैं। और ये जानना आपके लिए ऐसे भी जरूरी है क्योंकि कॉलेज में भी जब आप स्टडी करेंगे तभी भी यादृच्छिक चल, असतत चल, सतत चल, ये जानना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। तो यादृच्छिक चल, असतत चल, सतत चल, असतत संभावना वितरण जो पाठ का नाम है, उसका अर्थ, उसके गुणधर्म और उसके माध्य और विचरण का सूत्र, जो बहुत ही छोटा और आसान सूत्र है। तो सबसे पहले यादृच्छिक चल किसे कहते हैं, तो यादृच्छिक चल किसे कहते हैं, इसके लिए जानने के लिए सबसे पहले कि यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश। अब यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं ये हमने संभावना वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। निदर्शावकाश किसे कहते हैं वो भी हम संभावना के चैप्टर में सीख चुके हैं। तो यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश u के प्रत्येक घटक को वास्तविक संख्या के साथ जोड़ते हुए फलन को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक चल कहते हैं, जिसे हम संकेत में x, कैपिटल X, यहाँ पे मैंने कैपिटल X लिखा है लेकिन हम उसको स्मॉल x से भी दर्शा सकते हैं, कैपिटल X से भी दर्शा सकते हैं और स्मॉल x से भी दर्शा सकते हैं। तो फिर से एक बार परिभाषा रिपीट करते हैं। तो यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश u के प्रत्येक घटक को वास्तविक संख्या के साथ जोड़ते हुए फलन को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक चल, जिसे हम संकेत में कैपिटल X या स्मॉल x से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें 2 वर्ड है, एक तो यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश और उसके प्रत्येक घटक को वास्तविक संख्या के साथ जोड़ते हुए फलन को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक चल, जिसे हम x से दर्शाते हैं। उसके बाद उसमें भी 2 प्रकार है, असतत चल और सतत चल। असतत चल किसे कहते हैं और सतत चल किसे कहते हैं, तो पहले इसको समझते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल को जब हम देखेंगे तो हम अच्छे से लंबे समय तक इसे याद रख पाएंगे। तो असतत चल, जो यादृच्छिक चल वास्तविक संख्या r के किसी निश्चित मूल्य को धारण करे, निश्चित मूल्य अर्थात गिना जा सके ऐसे मूल्यों को धारण करे। जो यादृच्छिक चल वास्तविक संख्या r के किसी निश्चित मूल्यों को अर्थात गिना जा सके ऐसे मूल्यों को धारण करे तो उसे हम क्या कहते हैं, असतत चल कहते हैं। ठीक है, अब निश्चित मूल्यों को या गिना जा सके ऐसे मूल्यों का मतलब क्या होता है, तो उसको उदाहरण से समझेंगे तो मालूम पड़ेगा। किसी एक बॉक्स में 6 अंडे हैं और उसमें टूटे हुए अंडों की संख्या प्राप्त करना है, तो उसमें टूटे हुए जो अंडे की संख्या है वो हम गिन सकते हैं, क्योंकि टूटे हुए अंडों, अगर 6 अंडे हैं बॉक्स में तो टूटे हुए अंडों की संख्या क्या हो सकती है, तो या तो 0 हो सकता है, यानी एक भी अंडा टूटा हुआ ना हो, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 या 5 या 6। ऐसा तो हो नहीं सकता 1.1 अंडा टूटा हुआ है, 1.21 अंडा टूटा हुआ है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अगर अंडा थोड़ा भी टूटा हुआ है तो उसकी गणना जो है वो टूटे हुए अंडों में होगी। उसी तरह से पासे को उछालने पे प्राप्त परिणाम, अब पासे को उछालने पे प्राप्त परिणाम हमें फिक्स पता है कि 1 से लेकर 6 तक आएगा, तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3, हाँ क्या आएगा वो नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा चल आएगा जिसको हम गिन सकते हैं, जान सकते हैं, जिसका मूल्य निश्चित है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है जो माइनस में भी हो, प्लस में भी हो, अपूर्णांक यानी बटे में भी हो, अब बटे में है तो पॉइंट में तो होगा ही, तो आर में सबका समावेश हो जाता है। लेकिन उसमें से ऐसे मूल्य जिसको हम गिन सकते हैं, जो निश्चित हो, उसको हम कहते हैं असतत यादृच्छिक चल। बराबर, तो अंडों की संख्या के बारे में या तो फिर पासों को उछालते उससे प्राप्त परिणाम। अब पासे में तो कोई ऐसा नहीं कर सकता मेरा 4.5 आया, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन किसी का पॉइंट में तो नहीं आएगा ना कि 1 से 6 तक में कुछ भी आ सकता है, 3.3 आ गया हो किसी का, तो पासे पे ऐसा संभव नहीं है। और जब वो समझ गए होगे तो सतत चल भी आप समझ जाओगे। उसके उदाहरणों को जब हम सीखेंगे तो जो यादृच्छिक चल वास्तविक संख्या r के किसी भी मूल्य को धारण कर सके, उसका कोई निश्चित नहीं है, किसी भी मूल्य को धारण कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, सतत यादृच्छिक चल कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत यादृच्छिक चल। अब किसी भी मूल्यों को धारण कर सके, उसके उदाहरण, तो किसी भी विद्यार्थी के द्वारा परीक्षा के दौरान लिया गया समय। आपको लगेगा तो इसमें तो क्या, ये तो गिन सकते हैं हम कि 3 घंटे की परीक्षा है तो या तो 1 घंटा लिया हो, या 2 घंटा या 3 घंटा। क्या लगता है आपको कि कोई 1 घंटा एग्जैक्ट लेगा, कोई 1 घंटा 10 मिनट लिया होगा, कोई 1 घंटा 15 मिनट लिया होगा, कोई 1 घंटा 16 मिनट 10 सेकेंड लिया होगा, कोई 2 घंटा 15 मिनट 20 सेकेंड लिया होगा। इसका गिनना संभव नहीं है। गिन तो सकते हैं हम, लेकिन कोई निश्चित परिणाम नहीं मिलेगा।
अलग अलग परिणाम मिलेंगे और पॉइंट में भी मिलेंगे, बराबर। 2 घंटे 10 मिनट 15 सेकेंड 0.00 सेकेंड। यार रेस में दौड़ रहे 10 प्रतिस्पर्धकों, यानी रेस में दौड़ रहे जो 10 स्पर्धक हैं उनके द्वारा लिया गया, रेस को पूरा करने में लिया गया समय, वो भी किसका उदाहरण है? तो वो भी सतत चल का उदाहरण है। कोई 8 सेकंड में 100 मीटर की दूरी, 8 सेकंड में तो खैर कोई नहीं करेगा, 9 सेकंड या 10 सेकंड में करता हो, कोई 11 सेकंड में करता हो, कोई 11 सेकंड और 0.01 माइक्रो सेकंड, 2 माइक्रो सेकंड ऐसे में पूरा करता हो, तो उसका भी कोई निश्चित मूल्य नहीं होगा। तो जहाँ निश्चित मूल्य या गिना जा सके मूल्यों को धारण करता हो उस चल को हम असतत चल कहते हैं, और जिसको नहीं गिना जा सकता हो उसको हम क्या कहेंगे? सतत चल कहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन सूरत शहर में हुई दुर्घटना की संख्या, अभी आपको ये कमेंट करके बताना रहेगा कि आज के दिन सूरत शहर में हुई दुर्घटना की संख्या ये असतत चल का उदाहरण है या सतत चल का उदाहरण है, ठीक है। या किसी बोतल में या किसी कप में चाय का मात्रा ये असतत चल का उदाहरण है या सतत चल का उदाहरण है, ये आपको कमेंट करके बताना रहेगा, जिससे मैं समझूंगा कि आप वीडियो को कितनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। अगला असतत संभावना वितरण, जो हमारे पाठ का नाम है असतत संभावना वितरण। तो ये भी परिभाषा आसान है, अगर हम इसको तरीके से याद करेंगे तो असतत यादृच्छिक चल x के भिन्न भिन्न मूल्य, इसमें कौन सा चल लिया गया है? असतत वाला, क्योंकि उसी को तो हम गिन सकते हैं, बाकी इसको तो गिन ही नहीं सकते हम। तो असतत यादृच्छिक चल x के भिन्न भिन्न मूल्य। अब असतत यादृच्छिक चल जो है वो भी माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, लेकिन वो लगभग पॉइंट में नहीं होगा। पॉइंट में होगा तो निश्चित होगा, पहले से ही दिया होगा 0.2 0.5, लेकिन ऐसा नहीं कहा होगा 1 से 2 के बीच में कोई भी, उन्होंने पहले से ही लिख कर दिया होगा। तो असतत यादृच्छिक चल x के भिन्न भिन्न मूल्य x1 x2 x3 डैश 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 xn, अभी तो हम सवाल नहीं कर रहे इसलिए हमें नहीं मालूम, इसलिए हमने अंदाज से नाम ले लिया है कि जो असतत यादृच्छिक चल है x, उसके अलग अलग मूल्य x1 x2 x3 डैश 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 कहाँ तक हो सकता है? xn तक। यानी अगर 6 अंडों की संख्या अगर 6 है तो फिक्स है कि n क्या होगा? 6, और x क्या हो सकता है? 1 से लेकर 6 तक। x1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 4 5 और 6 हो सकता है। या तो पासे को उछालेंगे तो उसमें भी 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। 1 से लेकर 10 तक की संख्या में से अगर एक संख्या चुने तो उसमें कुल परिणाम 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। तो उसी तरह से 1 से लेकर xn तक, जिसकी संभावना क्रमशः, जानबूझ के उसके नीचे लिखा है कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, उसकी संभावना क्रमशः p ऑफ x1, यानी x1 की संभावना p ऑफ x1, जैसे घटना A की संभावना p ऑफ A, उसी तरह से x1 का px1, x2 का p ऑफ x2, x3 का p ऑफ x3 डैश डैश डैश, xn का p ऑफ xn हो, तथा जहां पे p ऑफ x यानी किसी भी घटना की संभावना ये 0 से अधिक हो, किसी भी घटना की संभावना 0 से अधिक हो, 0 भी ना हो और माइनस में भी ना हो, 0 से क्या हो? अधिक संभावना। x माइनस में हो सकता है, लेकिन x की जो संभावना है p ऑफ x वो 0 से बड़ा होगा, मतलब वो माइनस में नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, भले 0.1 हो 2 हो वो चलेगा। तो 0 से अधिक हो, तथा सिग्मा p ऑफ x यानी सभी जो संभावनाएं हैं, सभी घटना की संभावनाओं का कुल योग वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ऐसे संभावना वितरण को हम असतत संभावना वितरण कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, असतत यादृच्छिक चल x के भिन्न भिन्न मूल्य, आपको इतना लंबा ना याद रहे तो यादृच्छिक चल x के भिन्न भिन्न मूल्य x1 x2 x3 डैश 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 xn कि जिसकी संभावना क्रमशः p ऑफ x1, ये अलग से नहीं याद करना है, वो जो x1 x2 x3 बोला है उसी की संभावना p लग जाएगा, क्योंकि संभावना निकालना है तो प्रोबेबिलिटी तो लगाना पड़ेगा। p ऑफ x1 p ऑफ x2 p ऑफ x3 आपको और लंबा करना हो तो p ऑफ x4 p ऑफ x5 ऐसे आप लिख सकते हो, डैश 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 p ऑफ xn हो, जहां पे p ऑफ x यानी किसी भी घटना की संभावना, चाहे वो x1 का हो, चाहे x2 का, चाहे x3 का, चाहे xn का, किसी की भी संभावना 0 से अधिक हो, तथा सिग्मा p ऑफ x यानी संभावनाओं का कुल योग 1 हो, ऐसे संभावना वितरण को हम असतत संभावना वितरण कहते हैं। अब असतत संभावना वितरण का जो माध्य है और विचरण है उसको हम किससे दर्शाते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। तो असतत संभावना वितरण के माध्य को हम म्यू, जो यू जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, माध्य म्यू, उसको पढ़ते म्यू है, बराबर लिखा है यू जैसा, लेकिन उसको क्या पढ़ते म्यू। या तो हम ऐसा तो म्यू पढ़ते हैं, लेकिन हम उसका उपयोग ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, अनुमानित कीमत या अपेक्षित कीमत के रूप में हम म्यू से जानते हैं। तो ऐसे तो हम स्वाध्याय में जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो ई ऑफ एक्स से दर्शाएंगे, क्योंकि आपके किताब में जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं उसमें म्यू की जगह पे ई ऑफ एक्स लिखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, अनुमानित कीमत या अपेक्षित कीमत उसे हम कह सकते हैं। तो म्यू से भी दर्शाते हैं और ई ऑफ एक्स से भी हम दर्शा सकते हैं, दोनों से दर्शा सकते हैं। और हम किससे दर्शाएंगे? तो ई ऑफ एक्स से दर्शाएंगे। उसी तरह से विचरण को सिग्मा, थोड़ा 0 है और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से ऐसे किया हुआ है, तो उसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं, या वी ऑफ एक्स, वेरिएशन ऑफ एक्स से दर्शाते हैं। तो हम इससे दर्शाया करेंगे सवाल करते समय, वी ऑफ एक्स से।
उसके बाद असतत संभावना वितरण के गुणधर्म पूछते हैं 1 नंबर के सवालों में कि असतत संभावना वितरण के गुणधर्म लिखिए। तो दो छोटे छोटे गुणधर्म हैं जो हमने उसकी व्याख्या में भी सीखा है कि P ऑफ x यानी किसी भी घटना की संभावना ये 0 से अधिक होगी। वाक्य में अगर बोलने जाएंगे तो वाक्य में ऐसा होगा कि किसी भी घटना की संभावना 0 से अधिक होगी, और उसको संकेत में दर्शाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, P ऑफ x ये बड़ा होगा 0 से। और दूसरा गुणधर्म है कि सिग्मा P ऑफ x यानी सभी संभावनाओं का कुल योग कितना होगा, 1। ये गुणधर्म हो गया। अब स्वाध्याय 2.1 के लिए सूत्र, वो भी 2 ही सूत्र है छोटे छोटे एकदम, और उसको भी मैं समझाऊंगा जिसको आपको लंबे समय तक याद रहे। सबसे पहला सूत्र माध्य का है, और माध्य को हम किससे दर्शाने वाले हैं, ई ऑफ एक्स से, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बराबर सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। अब आप सोचिए कि अभी तक 10वीं 11वीं कक्षा में जब आपने माध्य सीखा है तो माध्य का सूत्र आपने क्या सीखा है, एक्स सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे में एन। तो वही सूत्र अभी भी है, सेम, आपको सेम लग नहीं रहा लेकिन सेम है। अब देखिए कैसे, तो आपके 2 कॉलम हुआ करते थे एक्स आई और एफ आई, आप इन दोनों का गुना करते थे तो उसी को आप एक्स आई एफ आई कितने लोग बोलते हैं, कोई एफ आई एक्स आई बोलता है, और फिर एक्स बार का सूत्र था एफ आई एक्स आई या सिग्मा एक्स आई एफ आई जो भी कहो आप, बटे में एन। एन को ही हम क्या कहते थे, सिग्मा एफ आई। एफ आई का जो टोटल होता था उसी को हम क्या कहते थे, एन। तो वो रहा सूत्र जो पुराना वाला जो आप 10वीं 11वीं से सीख रहे हैं कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में एन, या सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे में सिग्मा एफ आई। एफ आई का जो टोटल होता है वही एन कहलाता है, और वही अभी भी है। बस एफ आई की जगह पे क्या आ गया है, पी ऑफ एक्स आई यानी उसकी संभावना। तो आपको लगा चलो ठीक है, ऊपर तो हम लोग को सेम दिख रहा है, लेकिन बटे में जो हमने एन लिखा है वो तो आपने लिखा ही नहीं सर, वो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि सिग्मा पी ऑफ एक्स आई जो होगा वो क्या होता है, 1। अभी अभी हमने गुणधर्म में सीखा ना कि संभावना का कुल योग कितना होता है, 1 होता है, जबकि सिग्मा एफ आई 1 नहीं हुआ करता, कभी 10, कभी 20, कभी 40, कभी 50। तो जो एन है वो अलग अलग होता था, लेकिन यहाँ पे जो सिग्मा पी ऑफ एक्स है, जैसे कि एफ आई की जगह पे क्या रहेगा, पी ऑफ एक्स आई, तो इसके लिए गुना करते समय क्या हो जाएगा, एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, और बटे में सिग्मा पी ऑफ एक्स आई। तो सिग्मा पी ऑफ एक्स आई कितना होगा, 1, संभावनाओं का कुल योग। तो 1 से तो किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए ऐसा लिखा हुआ है कि सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। ठीक है, ऐसे अगर आपको नहीं समझना तो आप नॉर्मली सूत्र याद रख लीजिए कि संभावना का जो माध्य है, औसतत संभावना वितरण का जो माध्य है ई ऑफ एक्स बराबर, उसका आंसर है सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। एक्स आई इंटू पी एक्स आई करने के बाद जो उसका टोटल होगा वही माध्य कहलाएगा। और विचरण v ऑफ x का सूत्र है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो याद करिए, आप प्रमाप विचरण का सूत्र निकाले थे s का, अंडर रूट में एफ आई एक्स आई स्क्वायर बटे में n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अभी भी वही है, क्योंकि n की जगह पे तो यहाँ पे सिग्मा पी एक्स आई है, और सिग्मा पी एक्स आई 1 होता है। तो पहला क्या था, एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो ये देखिए उसकी जगह पे यही है ई एक्स स्क्वायर, और ई एक्स स्क्वायर का मतलब देखिए यहाँ लिखा है मैंने सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई, और आपको भी वही था एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर हो ही गया ना, एफ आई की जगह पी एक्स आई और एक्स आई स्क्वायर की जगह एक्स आई स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर का सूत्र ये होता है, और माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब वही एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये 2 सूत्र है छोटे छोटे, आप उसको समझ के याद रखिए या रट कर याद रखिए, लेकिन याद रखना है आपको माध्य ई ऑफ एक्स बराबर सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, और विचरण वी ऑफ एक्स बराबर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपको एक जैसा लग रहा है लेकिन एक जैसा है नहीं। ये ई एक्स स्क्वायर है और ये है माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये जो ई एक्स का होल स्क्वायर है, ये जो आपने माध्य प्राप्त किया होगा उसका होल स्क्वायर है, और ये जो ई एक्स स्क्वायर है वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे प्राप्त करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कुल मिलाकर 2 कॉलम दिया होगा उन्होंने, एक्स आई और पी एक्स आई, और आपको 2 कॉलम बनाना पड़ेगा, एक एक्स आई इंटू पी एक्स आई वाला और दूसरा कॉलम एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई वाला। तो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई वाला जो कॉलम बनाया होगा उसका जो कुल योग होगा वही कहलाएगा ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और ये याद करके रखिएगा। तो अगले वीडियो में हम स्वाध्याय 2.1 जो मुख्य रूप से गुणधर्म पर आधारित है, जो गुणधर्म हमने सीखा है, शुरुआत के जो 3-4 सवाल होंगे उस गुणधर्म पर आधारित होंगे, और बाकी के जो 3-4 सवाल होंगे वो नीचे जो 2 सूत्र लिखा है हमने माध्य और विचरण, उस पर आधारित होगा। तो जो गुणधर्म है उसके आधार पर आपको अचलांक निकालने के लिए कहा होगा, अचलांक सी के ए ऐसे, तो उस गुणधर्म के आधार पर हम वो निकाल पाएंगे। और नीचे के जो कुछ सवाल है, कुल मिलाकर लगभग 9 सवाल है, उस 9 में से 4 सवाल जो है वो गुणधर्म के लगभग आधार पे है, और बाकी के जो 5 सवाल है वो माध्य और विचरण के जो 2 सूत्र लिखे हुए हैं उसके आधार पे है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़कर आप याद कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम स्वाध्याय 2.1 सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।